गाइस, आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर दोस्तों जरूर बनता है। तारड़ साहब की और कमर चीमा साहब की कन्वर्सेशन और ये कश्मीरी यूथ के बारे में मुझे लगता है कि ये KFC पर ही बात होगी जो अटैक हुआ है। वीडियो देखते हैं, इस पर बात करते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑन योर ग्लासेस, बड़े प्यारे लग रहे हैं। बड़े, मैंने तो जब देखा है मैंने कहा ताड़ साहब लगता है आप पेरिस में हैं और बड़ा जनाब बड़ा अच्छा लगा आपको माशाल्लाह ये नए ग्लासेस। थैंक यू चीमा साहब। मैं दर हकीकत कुछ पढ़ के चीजें आज मैं करना चाह रहा था, तो उस सिलसिले में आज टॉपिक भी हमारा बड़ा सेंसिटिव इंटरेस्टिंग है ताड़ साहब। वो इसी टॉपिक पे ही शुरू करने लगा। ताड़ साहब, ये पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है? आपको पता, जब हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर कि पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं, ये KFC जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक मेयर ने ऐलान कर दिया जी KFC को बंद कर दें। कश्मीर में तारड़ साहब उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और KFC के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। तारड़ साहब, उधर तो फौज और सियासतदान तो SIFC लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। हमें तो ये पता चला है दुनिया सारी ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, सिख है, हम तो दुनिया को इस लेंस से देख रहे हैं, हम कामयाब हो सकते हैं अगर तारड़ साहब इस लेंस से देखते रहे। ये जो कश्मीर में इंसिडेंट हुआ, जरा इस पे ये झलक तो दें हमारे मुआशरे में। हम कहते हैं हालात बेहतर हो गए, हम भूल जाते हैं, फिर वैसे के वैसे ही लोग हैं। चीमा साहब, जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ गिला करना चाहूंगा हुक्मरानों से जो आज बैठे हैं। तीन चीजों पे अगर अमल कर लिया जाता तो आज ये ना होता, और इसको अभी भी यार रोक ले तो शायद पाकिस्तान बच जाए। वो तीन चीजें क्या थी? फैजाबाद में हथियार ना डाले जाते, लिफाफों में पैसे डालकर ना दिए जाते फैजाबाद। फिर वजीराबाद हमारी स्टेट हथियार ना डालती। और तीसरा, आज अगर 9 मई के मुजरमान को सजा पहले दे दी जाती करार वाकई, तो शायद ये ना होता। ये तीन इसके जो रीसेंट अभी जिसकी जो वजूहात है। जिस सोसाइटी के अंदर इंसाफ ना हो, मुयसर ना हो, जिसमें सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, उस कौम को बार 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 मरती है, बार बार जिंदा होती है। दर हकीकत इस्लाम का तड़का जो आपने, इस्लामी टच तो किसी ने जलसे में बड़ी बाद में कहा था, लेकिन इस्लाम का तड़का आपने बड़ा अरसा पहले सदर जियाउल हक ने बड़े प्यार से लगाया था डॉलरों के लिए, और कोई वजह ही नहीं थी, तीसरी वजह ही नहीं थी कुछ। और फिर उसके बाद अब इस वक्त आपकी स्टेट को चाहिए कि उस कारोबार के दरवाजे बंद करें, जरा जूतों के साथ, डंडों के साथ, वरना नहीं, ये बंद नहीं होंगे ये, क्योंकि अब ये आपके हाथ भी जला रही है, चेहरा भी जल रहा है आपका। चीमा साहब, मुसलमानों के, अच्छा ये ही नहीं है सिर्फ, अच्छा मैं आगे इसका थोड़ा सा बताना चाहूंगा चीमा साहब। मैं खैर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दूंगा कि ये, सबसे पहले तो ये देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, खासकर अगर कोई पाकिस्तान का कोई लौंडा लपाड़ा देख रहा है तो उसको बताना चाहूंगा खासकर कि ये KFC मीरपुर क्या था। ये KFC किसी पाकिस्तानी ओनर था, फ्रेंचाइजी, जिसको आपने आग लगाई है, नंबर 1। दूसरा, KFC क्या है? KFC एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो दोबारा खुलेगी तो वो अपना नुकसान किस तरह पूरा करेगी? वो अपने या तो चीजें बढ़ा देगी, कीमतें बढ़ा देगी, और या फिर वो इंश्योरेंस से क्लेम लेगी, तो इंश्योरेंस पाकिस्तानी हो गए वो करने वाले, चीजें फिर महंगी हो जाएंगी। मैं इस कौम की मिसाल देना चाहूंगा। मैं चीमा साहब हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, हिस्ट्री को बड़े प्यार से पढ़ता हूं, बड़ा सीखने की कोशिश करता हूं। ब्रिटिश दौर में, अच्छा इससे पहले भी बल्कि जाऊं, अगर ये मौलवी जो थे, मैंने जो इनको देखा है, जो मैंने जो सीन देखा है, मुझे भूल नहीं रहा है, नारे लग रहे थे जला दिया जला दिया, KFC जला दिया। पीछे से TLP के बच्चे लबैक लबैक के नारे लगा रहे थे, लबैक या लबैक, वो नारा ही उनका, पेटेंट ही उनका है, उन्होंने उसके ऊपर उसको ट्रेडमार्क बनाया। चीमा साहब, उससे आगे मैं चलना चाहूंगा कि यहां पे KFC वाले क्या करते थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश जब अटैक करते थे किसी सूबे के ऊपर, जो टेक ओवर करते थे,
उसके बाद जो जंग पे खर्चा आता था उसको बिल दे देते थे। वो कहते थे जंग तो वास्ते लड़ी है, पैसे भी दो। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज देना चाहूंगा, 1757 की जंग थी प्लासी की, बंगाल की जंग। उस जंग में जब सिराजुद्दौला सबको मारा गया तो बंगालियों से पैसे लिए थे ब्रिटिशों ने, उस जंग का खर्चा लिया था। ये एक मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह ये कौम आपकी जो है मुसलसल ये KFC का खर्चा भी यही देंगे, आप ही देंगे। मैं आज जिनसे सवाल 2-4 और करना चाहता हूं, ये जो जिन्होंने आग लगाई है, IMF का बाइकाट क्यों नहीं कर रहे तुसी भाई? अब IMF भी तो अमेरिकन 17% तो स्टेक होल्डर IMF के अंदर अमेरिकन। एप्पल फोन का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? इंटरनेट का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? उधर क्यों नहीं जाते हो? तुम इतने मिसगाइड हो, मिसलीडेड हो। उसके बाद चीमा साहब, मैं दर हकीकत ये पूछना चाहूंगा इनसे आज, अच्छा सिर्फ यही नहीं है चीमा साहब, कुछ अरसा मैं आप पहले याद कराना चाहूंगा, 2 वाकयात याद कराना चाहूंगा। एक दफा जीसस के खिलाफ इन्होंने, यहाँ अमेरिकन तो खैर जीसस के बारे में बड़ी बड़ी चीजें कह देते हैं। जीसस के बारे में किसी ने यहाँ वीडियो बनाई थी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, इंडिया के अंदर पता नहीं कितने सैनिकों को आग लगा दी। उसके बाद सबसे ज्यादा खतरा इस्लाम को पाकिस्तान के अंदर होता है। मैं हैरान हूं, हालांकि अब सऊदी अरेबिया के अंदर अगले दिन उनकी लड़की जो है वो ऑलमोस्ट बगैर कपड़ों के बिकिनी के अंदर खड़ी हुई थी, सऊदी अरेबिया की, झंडा लेकर जिस पे कलमा लिखा हुआ है, ब्यूटी पेजेंट के लिए, टू बिकम अ ब्यूटी पेजेंट। उनकी डायरेक्शन देख लें, आप अपनी डायरेक्शन देख लें। उसकी वजह बताता हूं चीमा साहब, आपकी कौम जो है वो इस्लाम को नहीं समझ सकती। इस्लाम इनकी सोच से ही बाहर है क्या चीज है। एक तो इस्लाम को समझने के लिए आपको अरबी आना बहुत जरूरी है, फिर उस कल्चर से अवेयरनेस होना बड़ी जरूरी है। देखें हमने क्या किया है, हमारा इस लोकल कल्चर जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूं, हम जिस हिस्से से हैं चीमा साहब, हम क्योंकि सब हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, सिखों से कन्वर्ट हुए, आज आप दरबारों के ऊपर जाके कब्रों को जो सजदे करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, दर हकीकत क्या चीज है वो अगर देखी जाए तो क्या इस्लाम के अंदर वो अलाउ है? लेकिन आपका सारा पाकिस्तान तो शुभ शुभ करा रहा है, सारा फूंके मार रहा है। आपके अंदर इस्लाम कहां से है? इस्लाम का स्पिरिट ही नहीं है आपके पास। मेरी कल एक बड़ी डिस्कशन हुई है कि हम इस्लाम के स्पिरिट को समझने की बजाय रिचुअल में फंस चुके हैं। दूसरी मिसाल देना चाहूंगा, आगे ईद आने वाली है, बकरा ईद। आप कर्जे ले लेके बकरे करेंगे लोगों को दिखाने के लिए। मैंने किसी से क्वेश्चन किया, मेरे वालिद साहब बड़े लिबरल इंसान थे, उन्होंने आज से 50-55 साल पहले जब ईदी ट्रस्ट बना था, उन्होंने कुर्बानी देने को, बकरा करना छोड़ दिया था। कुर्बानी के पैसे ईदी ट्रस्ट को देते थे। मुझसे एक दफा मेरे वालिद साहब की डिस्कशन हुई तो उन्होंने ये कहा, अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो आप उसको बोटियां दोगे? अगर कोई बंदा नंगा बैठा है उसको कपड़े लेके देने की बजाय उसको कहोगे बोटियां खाओ? अगर किसी को किताबों की जरूरत है, कोई जाहिल है, तो आप उसको कहोगे बोटियां खा लो, किताबों के पैसे नहीं देने तुम्हें मैंने। ये सारा इस्लाम आज ये कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली दिस इज हाउ दिस इज हैपेंड इन मीरपुर। इन्हें कोई पता नहीं इस्लाम क्या चीज है, कोई चीज पता नहीं। मैं गारंटी करता हूं, आप आज उन लोगों से पूछें जिन्होंने आज मीरपुर KFC को आग लगाई है, किसी को नमाज तर्जमे के साथ आती हो तो मुझे प्लीज लिख के गाइड करें कि इन लोगों को नमाज तर्जमे में। मुझे इनसे ये सवाल करना चाहूंगा, जिन मस्जिदों से ये निकल कर आए हैं, तराबियां पढ़ रहे थे, वहां से पंखे क्यों चोरी हो रहे हैं? खुदा का घर है वो। वहां से जूते क्यों चोरी हो रहे हैं? खुदा का घर है वो। खुदा के घर में अगर पंखा सेफ नहीं है, एक पानी का गिलास सेफ नहीं है, तो किस चीज की इबादत कर रहे हैं ये लोग? फिर ये आग ही लगाएंगे ना। ये तो हर्ड मेंटालिटी है। इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, इसके पीछे पैसा होता है। ये तो कारोबार है, ये कारोबार का। लेकिन स्टेट को चाहिए कि अब अपना डिसीजन ले ले कि यू हैव टू कम टू सम अदर ट्रेड। इट वाज अ ट्रेड, दहशतगर्दी वाज अ ट्रेड इन पाकिस्तान। सारी दुनिया को पता है इस बात का। लेकिन अब स्टेट को कुछ करना होगा इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। क्योंकि इस वक्त आपकी जो इस वक्त अच्छा, मैं 9 मई का तो पहले मैंने मेंशन कर दिया आपको कि आपके कई मसाइल अब आगे आने वाले हैं, क्योंकि आप 9 मई का सही तरीके से फैसला नहीं कर पा रहे। आप कंट्रोल करना चाहते हैं चीजें, या आपके पास ताकत नहीं है, या आप इकट्ठे नहीं है, मुतहिद नहीं है। आपका हर दूसरा बंदा मुख्तलिफ किस्म की बोलियां बोल रहा है। मैं बताना चाहूंगा वो किस तरह बोल रहा है। इस वक्त नून लीग के अंदर मसाइल हैं, छोटी सी कैबिनेट है, कैबिनेट से इख्तियार आप देख लें। डार साहब के बारे में खबरें उड़ रही हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया जाए, डिप्टी। फिर उसके बाद वो मुसलसल कोशिश में है कि किसी तरीके से इकोनॉमिक मिनिस्ट्री को पोक करें, वो मिनिस्ट्री उनकी स्विच हो। ही इज नॉट प्लीज विद द फॉरेन मिनिस्ट्री। व्हाई नॉट? जरूरी है कि डार साहब कैबिनेट में हो? ये भी मेरा क्वेश्चन है।
फिर उसके बाद यह कि इस वक्त खबरें आ रही हैं ईसीएल में आपके इंटीरियर मिनिस्टर का नाम नहीं है, ईसीएल की जो कमेटी है उसके अंदर। उसके बाद आसफा भुट्टो साहब हैं, जरदारी साहब के फैमिली के कुछ 10-15 बंदे हो चुके हैं, आसफा भुट्टो आ चुकी है। और तीसरा देखें, और बकरा मंडी बनी है बिल्कुल। दो पार्टियां आमने सामने हैं। तसद्दुक जिलानी साहब आपकी कमीशन के बने थे और उसके ऊपर पीटीआई ने इतराज कर दिया है। हर पार्टी में चीमा साहब, मैं और मजीद इसको डीप बोलना चाहूंगा इस पे। यह सिर्फ जजों का मसला नहीं है। आप मुझे यह बताएं, नून लीग के अपने सीएसएस अफसरान मौजूद हैं या नहीं मौजूद? पीएस पार्टी के अपने सीएसएस अफसरान का ग्रुप मौजूद है या नहीं मौजूद? इस वक्त तीसरी पार्टी आ चुकी है, पीटीआई के अपने अफसरान का ग्रुप मौजूद है या नहीं मौजूद? ये इस वक्त तो नारा मैंने कल सुना किसी से, मेरा जज मेरा जर्नैल, मेरा जज मेरा, नहीं, इट हैज गॉन इट इज डीपर देन दैट। आपके डिप्टी कमिश्नर भी अपने हैं, आपके डीपीओ भी अपने हैं। हर पार्टी जब आती है अपने डीपीओ लेकर आती है, हर पार्टी जब आती है अपने डीसीओ लेकर आती है, क्योंकि एमपीए जो होता है उन्होंने जमानतें भी करानी होती है, उन्होंने करप्शन भी करानी होती है, उन्होंने ठेके भी देने होते हैं तरक्याती मंसूबों के, तो मिल के खाते हैं, जो कि डीसीओ डीपीओ लेवल तक सारी चीजें जाती है। तो दर हकीकत आपका पूरा सिस्टम क्रिपल्ड है। इट इज नॉट द मैटर ऑफ 6 जजेस, बल्कि मैंने कल एक ट्वीट की थी कि ये जो हमारे जितने जुडिशल जो जूरिस्ट इस वक्त जो जितने साइंटिस्ट हैं, ये कहते हैं जी हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, ये ज्यादती। मैंने उसको बल्कि क्वेश्चन किया था। मैंने कहा अयूब खोड़ो 5 साल जेल काटी थी उसने। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। आई एम टॉकिंग अबाउट 1948, आई एम टॉकिंग अबाउट 1950। उसको 5 साल की सजा किसने दी थी? किसी जज ने दी थी ना। अगर सिस्टम देखना है तो फिर 1947 से ही आपका सारा सिस्टम खराब है। अब किला किस चीज का? फिर आपने फारूक बंदियाल साहब से कंप्लेन नहीं की, ये सारे वाकयात तो उनके दौर में हुए थे। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मैं इनको ब्लेम नहीं करूंगा, किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगा। ब्लेम वो उसी को करूंगा जिसके हाथ में ताकत है, जो करने की सलाहियत रखता है। जो करने की सलाहियत ही नहीं रखता उसको ब्लेम किस चीज का करना चाहिए? जुडिशरी तो आपकी सारी तोड़ के गिरा के बनाने वाली है, क्योंकि ना जजेस की अपॉइंटमेंट ठीक है, ना सीनियरिटी पे प्रमोशन ठीक है। आज तक आपने कोई जज जेल में जाते देखा है? जस्टिस नसीम अली शाह ने बड़े प्यार से कह दिया था भुट्टो का जुडिशियल मर्डर किया था हमने, तो जेल दे देना तो फिर वो जेल जाते देखा आपने? नवाज शरीफ का सारे जो केस है या तो जेल भेजे ना इनको, जिन्होंने उसको निकाला था। अब रिपोर्टें सारी आ रही हैं। कल हलीमा बाजी ने भी कह दिया ज्यादती होगी थी नवाज शरीफ के साथ। तो मेरा मकसद है ये ड्रामा बंद कब करेगा, कौन करेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, कल रात भी एक मैं डिस्कशन में बैठा था, मुझे उन्होंने किसी ने कहा यार तुम्हारे ख्याल में क्या है सोल्यूशन, क्या है? मैंने कहा सोल्यूशन, मैं फिर उसी के अनवर मकसूद साहब की बात करूंगा। कोई अच्छा मौलवी और अच्छा जर्नैल इसका हल निकाल सकता है पाकिस्तान का, और कोई नहीं निकाल सकता, और किसी के पास रेसिपी मौजूद ही नहीं। मौलवी क्यों ताड़ साहब? जर्नैल के पास तो ताकत होती है, लेकिन मौलवी क्यों? मौलवी इस वजह से कि इस वक्त जो फसल काटी जो बोई थी ज़ियाउल हक साहब ने, उसको कोई नेक मौलवी ही डिफ्यूज कर सकता है। जो बिल्डिंग बनाता है वही उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि बिल्डिंग उन्होंने खड़ी की थी। देखें, अब मैं बताता हूं ये कितना डीप रूटेड मसला है। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, वो कहता है मेरी 28 साल की कोशिश है, मैंने कौम को बचाना था। ऑक्सफोर्ड प्ले बॉय, मुख्तलिफ जगह पे उसके बच्चे हैं, बगैर शादी के पड़े हैं। पाकिस्तान में आता है, पीरों के पास जाके बैठना शुरू कर देता है। फिर एक उसको औरत मिलती है, वो कहती है कि मेरे साथ शादी करो, मैं 5 बच्चों की मां हूं, तुम्हें वजीर आजम बना दूं। वो बन जाता है। फिर वो नया पाकिस्तान का तब्दीली का नारा छोड़ के रियासत मदीना का नारा लगाता है। क्यों लगाता है? मजबूरी है। वजह एजेंसियों ने बताया है कि रिजवी साहब का वोट बैंक बहुत ज्यादा है, उस पर डाका मारो। तो वो रिजवी साहब आप कामयाब समझते हैं या ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट समझते हैं कामयाब? फिर जाहिर है आपको मौलवी भी को तो मुखलस चाहिए ना, जो पाकिस्तान के लिए रोए चीखे। और दूसरा ये कि लोगों को इस्लाम का असली चेहरा दिखाए। दर हकीकत सारा मैं चीमा साहब इस पे डिबेट पे जा सकता हूं, बल्कि द मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन ऑन द प्लेनेट, मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन। मैं आज एक शाम पर किसी जगह पे मैं इनवाइटेड हूं, किसी जगह पे अफ्तारी पे, और वहां पे बहुत से भारतीय लोग भी होंगे। मैं आज सुबह मैंने वहां स्पीच देनी है, मैंने जाके तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, क्योंकि अफ्तारी के अंदर जिस अफ्तारी इवेंट पे मैं जाऊंगा वहां पे हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे, अंग्रेज भी होंगे, ब्रिटिश भी होंगे, सारे होंगे। आई वाज अमेज्ड एंड फैसिनेटेड। आपने रमजान पे रोजे पे जो इजारादारी बना रखी है, दिस इज नॉट ट्रू। दुनिया के हर मजहब के अंदर रोजा रखा जा रहा है।
हिंदू भी रोजे रख रहे हैं, जैन भी रोजे रख रहे हैं, क्रिश्चियन भी रोजे रख रहे हैं, बुद्ध भी रोजे रख रहे हैं, जूदाइज्म वाले भी रोजे रख रहे हैं। लेकिन आपका जो ड्रामा है वो सर चढ़ के बोल सर चढ़ के। आज मेरा मकसद है कि चीमा साहब इन्होंने बच्चों ने मीरपुर में किया है, मैं जो गाजा इस वक्त ज्यादती हो रही है, 32,000 लोग मारे जा चुके हैं, मैं उसको कंडेम करूंगा, लेकिन उनको भी कंडेम जरूर करूंगा जिन्होंने ये सारा कुछ शुरू किया था, उनको भी कंडेम जरूर करूंगा। जो 32,000 मारे जा रहे हैं वो भी ज्यादती हो रही है, लेकिन आज फलस्तीनियों को चाहिए कि वो अपने अंदर से वो जो जिन लोगों ने जिन अनासर ने वो गेम शुरू की थी उनको निकाल के बाहर रखें, उनको कहे कि हमारे बच्चे मार रहे हैं, हमें माफी दे दो। लेकिन चीमा साहब, और मैं इसको जाती तौर पर एक रियल स्टेट इशू समझता था, प्रॉपर्टी का मैटर समझता था, नथिंग टू डू विद रिलीजन। जो आपने इसको रिलीजन का रंग दे दिया गाजा को। चीमा साहब, मैं रिसेंटली अबूधाबी गया था, दुबई से डेली तलबी फ्लाइटें जा रही है इजराइल की। आप दुबई और अबूधाबी के अंदर सुपरमार्केटों में जाए, इजराइल की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं विद हिब्रू साइंस ऑन इट। लेकिन आप एक बाकमाल कौम है, आप अपने कपड़ों को, आप ऐसी कौम है घर को आग लगा के जश्न मनाते हैं, अपने ही कपड़ों को आग लगा के अब जश्न मनाने वाली वाहिद कौम है दुनिया की। कर्जा मिल जाए उस पर भी जश्न मनाते हैं। अपने घर के एसेट्स बेच के आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। एसेट्स बेच रहे हो अपने यार, अपनी एयरलाइन बेचोगे तो मुझे पता जश्न मनाया जाएगा, यहाँ स्टील मिल बेची जाएगी, जश्न मनाया जाएगा। अपने घर के टुकड़े करके बेच के तो आप जश्न मनाओगे, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में चीमा साहब, यू नीड डायरेक्शन, और डायरेक्शन सिर्फ कोई लीडर ही दे सकता है। ये टूटे फूटे लीडर नहीं है जो मैं इन लीडरों की बात नहीं कर रहा। जो आर्मी जनरल होता है वो भी लीडर होता है, जो चीफ जस्टिस होता है वो भी लीडर होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन उनको चाहिए कि पाकिस्तानी बने। खुदारा बहुत लेट हो चुका है, अब सारी दुनिया देख रही है कि आपके हालात खराब हैं, आपका हर पड़ोसी आपके खिलाफ है, हर पड़ोसी से आपका झगड़ा है। जो आप समुद्र से गहरी तो पता नहीं पहाड़ हिमालय से ऊंची करते थे, अब वो भी तंग आके तो माफिया मांग रहे हैं आपसे। चीमा साहब, अब कोशिश तो मेरी, मैं यही समझूंगा कि जो भी पाकिस्तान चला रहा है अपने कड़वे फैसले, सख्त फैसले अब करे। अब टाइम बचा नहीं है, क्योंकि ये कैबिनेट की तो आपको मैंने बताया ना कि इश्यूज शुरू हो चुके हैं पहले ही। इससे पहले कि मजीद आगे चीजें बढ़े, इसको कंट्रोल करें खुदारा। और ये जो खासकर आपकी जो मजहबी जुनूनियत है, इसको मैं कहूंगा जो रिलीजियस टॉलरेंस का ना होना चाहिए साहब। और दूसरा, अब मैंने जिस तरह आपको कहा है कि KFC तो वो किसी पाकिस्तानी की थी, मीरपुर वालों की थी। ताड़ साहब, ये मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे एजुकेशन के हवाले से। अक्सर कहा जाता है, आज भी वो परवेज हुदबई का एक आर्टिकल था डॉन में, वो यही कह रहे थे कि आप जितने मर्जी SIFC कारोबार शुरू कर लें, पहले तालीम तो अपनी जड़ों में बिठा लें, इस पे फोकस करें। दुनिया 4% 5% जो है वो एजुकेशन पे लगाती है, आप कितने परसेंट लगा रहे हैं? हम 2% से भी कम ताड़ साहब लगाते हैं। और जो हम एलोकेट करते हैं, एक है पैसा एलोकेट करना, एक है ऐसा एक्चुअली यूज करना। एलोकेट हम 2% करते हैं, करते 1% भी नहीं। और बलूचिस्तान में तो और खबरें आ रही हैं कि इतने स्कूल बना दिए, वहां जाते कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद पैसा आ रहा है। ताड़ साहब, ये पाकिस्तान में 4 एजुकेशन सिस्टम है, पब्लिक, प्राइवेट, मिलिट्री एंड इस्लामिक मदरसे। पब्लिक आपको पता है, इसको हम अपने गांव की लैंग्वेज में कहते थे, कहना नहीं चाहिए, अनपार्लियामेंटेबल है, लेकिन हमारे गांव में से कहते थे खोती स्कूल। ठीक है, खोती स्कूल, जमीन पे बैठे टाट है, खोती स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, खोता स्कूल टाइप। दूसरा है प्राइवेट में भी कैटेगरीज हैं, अच्छे पैसे दो, एक को जड़ा ना अच्छे पैसे दो, रूट्स, बीकन हाउस, ये वो, उनके बच्चे लादा दुनिया में रहते हैं। जो मिलिट्री वाले हैं वो किसी ने नेड़े नहीं आने देते, उन्होंने अपनी गैरिजन बनाई हुई है, गैरिजन के अंदर वो खास किस्म की पनीरी लगाते हैं, उसमें से लोग निकलते हैं। एक मदरसे वाले ने, और मदरसे वाले का दुनिया से राब्ता ही कोई नहीं है, वो डिस्कनेक्ट है। और तारड़ साहब, इस वक्त UNDP की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। मतलब दोज who should be in school, they are out of school, and those who are in school, वो इन चारों स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है। एंड देन उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो आपके सामने है, वो क्या है? तारड़ साहब, ये रूट कॉज है। जो सवाल बनता है फिर, ये रूट कॉज हुआ ना कि हम तो मुआशरे में डिवाइडेड है, क्योंकि किसी सियाने ये कहते हैं, एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि 12 ईयर्स तक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए,
पूरी दुनिया के अंदर ऐसी होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। सो हम अगर ये एजुकेशन सिस्टम ठीक कर सकें, आपको लगता है हम एक प्रोग्रेसिव और प्रेगमेटिक एंड प्लूरलिस्ट पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं? आप इस पे, ये जो 4 मैंने स्ट्रीम्स बताई हैं, इस पे थोड़ा तबसरा कीजिएगा। चीमा साहब 4, मैं तो एक नंबर से थोड़ा सा नहीं एग्री करूंगा, क्योंकि करप्शन कर करके जितना अपने बच्चों की ट्यूशन फीसें आपकी ब्यूरोक्रेसी और जो ब्रिटिश एजेंट दे रहे हैं, इतना पैसा तो कोई भी नहीं लगा रहा होगा तालीम पे। बहुत लगा रहे हैं। लंदन में जो पैसे ट्यूशन फीसें दे रहे हैं, अमेरिका में दे रहे हैं बहुत। दूसरा चीमा साहब मुझे ये बताएं आप, मैं गारंटी कर देता हूं आपके जितने पॉलिसी मेकर हैं उनका किसी का बच्चा भी पाकिस्तान में नहीं पढ़ रहा, तो वो पाकिस्तान की एजुकेशन की वो क्यों बनाएंगे पॉलिसी? व्हाई शुड दे? और तीसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान के बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे, इंग्लिश मैथ पढ़ जाएंगे, तो इनका कारोबार किधर जाएगा? और तीसरी बात मैं समझता हूं कि टोटल का आवे ही खराब है। ये जो आपके जितने आपके सेक्रेटरी हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के, सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं। इनके तो तालीम ऊपर से गुजर गई। ये तो रिफॉर्म चाहते ही नहीं है। या फिर आप दूसरे लफ्जों में ये कहें कि अच्छे इंसान नहीं है, क्योंकि ये बाहर से जो तालीम लेकर आते हैं उसको पाकिस्तान इन्फोर्स ही नहीं करना चाहते ना, क्योंकि अगर लोग पढ़ जाएंगे तो इनका कारोबार किस तरह चलेगा? आसफा भुट्टो फिर आगे से वजीर आजम किस तरह बनेगी अगर ये लोग पढ़ जाएंगे? मैं ये आसफ सरदारी साहब की 2 बहनें भी एमपीए हैं, उनका बहनोई भी एमपीए है। ये लोग किस तरह मिलकर लूटेंगे, सारा डाका किस तरह डालेंगे अगर सिंध के हारी पड़ जाएंगे? अगर सिंध के हिंदू पड़ जाएंगे तो आसफा भुट्टो प्राइम मिनिस्टर किस तरह बनेगी? कल से मैं आप बता रहा हूं, आपके कई जो आपके जर्नलिस्ट हैं, जो लिफाफा जर्नलिस्ट हैं, वो कल के परसों के चीखें लगा रहे हैं, बेनजीर की शक्ल है, बोलती भी बेनजीर की तरह है, चलती भी बेनजीर की तरह है, बैठती भी बेनजीर की तरह है। वो कोई शर्म करो यार, खुद आदा ना लो। वो कल दी बच्ची ना उनको तरबियत है ना उनको पता है। फॉरन स्कूलों च पढ़ी, ये वड्डा भरा है, 15 साल हो गए इत्थे जे फिरदे, उर्दू नहीं आउंदी अजे तक। जरनैल दा पुत्र जमदे ही जरनैल बन गया, सिपाही बने ही नहीं हो। कुछ खुदा दा खौफ करो यार। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत ये मैं एक जो सर्टिफाइड बात है कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को नहीं बचाना चाहते, ये गारंटीड है, ये बिल्कुल बात सही है। क्योंकि मैं आज के हालात आपके एक दिन में खराब नहीं हुए चीमा साहब, बल्कि मैं कल किसी जगह बैठा था तो मैंने किसी ने कहा जी फौज पाकिस्तानी बड़ी पैड़ी। मैं ठीक है पैड़ी। मैं कहा तुहाडे भैणा भरा ने सारे। अच्छा चीमा साहब डिस्कशन पे मैं लेके गया, मैंने कहा मुझे ये बताना महाराजा रणजीत सिंह की सबसे फ्लेवर कहां से शुरू हुई थी? उसकी आर्मी से शुरू हुई थी। और मैं कई दफा कई डिस्कशंस में आया तो कहते हैं कि आर्मी को उसने टैक्स कलेक्ट करने का काम उसने अपनी आर्मी को दे दिया था। मेरी हिस्ट्री के मुताबिक उसकी आर्मी इतनी ताकतवर और इतनी महंगी हो चुकी थी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए। फिर आप उसका हल क्या निकालेंगे? आज आप देख लें, आज भी सर्कमस्टांसेस वही। सबसे महंगी फौज है आपकी, सबसे ज्यादा ताकतवर फौज है आपकी। ये महाराजा रंजीत सिंह के इशू भी यही थे। हाँ, मैं यही दुआ करता हूं कि इनमें से कोई मुखलस आ जाए जो कहे कि मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान को बचाऊंगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसी बात नहीं है। मैं आज के करंट आर्मी चीफ साहब से बड़ा इंप्रेस था, मैं इनके पोर्टफोलियो से बड़ा इंप्रेस हूं। लिखने के सख्त फैसले पता नहीं अभी तक कोई टकामा सख्त फैसला नहीं कर पाया अभी तक आर्मी चीफ साहब। अभी तक वो मेरा ख्याल है ही इज स्टिल टेस्टिंग द वाटर्स मेरा ख्याल है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये ना हो कि देर हो जाए, और देर मुसलसल हो रही है, घेरे सख्त हैं, और जिस तरीके से लोग कंट्रोल में नहीं है, मजाक हो रहा है, बकरे निगरानी ही अभी पक रही हैं, और अभी तक एक्सरसाइज ही हो रही है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। जिम बना दिया जेलों को। और जो सुबह ब्रेकफास्ट होता है फ्रूट और दही के साथ, या तो फिर सारे कौम को 250 मिलियन को जेल में डाल दें, इनको सुबह ब्रेकफास्ट में दही और फ्रूट दिया करें, दोपहर को बकरे की रान और देसी मुर्गी देसी घी में दिया करें कौम को, और सबको स्टेशनरी बाइक ले दें, और सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वकीलों के दरबार लगे आके, वो मरसिये गाएं आके वहां पे। तार साहब वो मुबारक हो तार साहब, हुकूमत ने 10 रुपए लीटर पेट्रोल का दाता है। ये तो अभी बयाना है, सिर्फ बयाना है, अभी असलियत नहीं देखी आपने। IMF के जब पैसे आएंगे उस वक्त देखिएगा, इत्थे पैणगियां धमाला, इत्थे ते होएगा, अज ते पुट्टो होएगी इत्थे। तुसीं वेखना तुहाडे कड़ाके किवें निकलदे। उसदी वजह है चीमा साहब, तुहाडे गुर्दियां दे साइज इत्थे ना वाशिंगटन DC च लिख ले, एक गुर्दा बयाने च दे गए तुहाडा। नहीं वो बात चीमा साहब आ रहे हैं, आपको पता है ना, औरंगजेब साहब आ रहे हैं अपनी टीम लेकर IMF को, वाशिंगटन DC में आ रहे हैं टू टॉक टू देम।
और उसके बाद जो एक तूफान उठेगा, जो तूफान उठेगा, उसकी चीखें वॉशिंगटन डीसी और मॉस्को और न्यू दिल्ली तक जाएंगी, इतनी चीखें उठेंगी। ताड़ साहब बात तो सही है, लेकिन ये अवाम वो कराची में इधर इतनी वो जैसे कहते हैं ना चोरी चकारी हो रही है, दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप पे आके लोग लूट लेते हैं, तो इसका मतलब है फिर तो महंगाई बढ़ेगी, अफरा तफरी होगी, चोराचारी होगी, हम तो ये कि लॉलेसनेस की तरफ जाएंगे। ताड़ साहब ये वो भारत में तो उधर तो उन्होंने तो इकोनॉमी संभाल ली है ताड़ साहब, हमसे इकोनॉमी नहीं संभाली गई। हमारे डार साहब ने, मजे की बात बताऊं, हमने वो कहा था कि हमने भारत से ट्रेड करनी है, 2 दिन बाद बयान वापस ले लिया। वो कहता नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कि हमने वो। ये तो ट्रेड वापस ले लें, बयान या आगे कर दें या पीछे कर दें, मैंने हमेशा ये कहता हूं, एक कदम आगे जाके 2 कदम पीछे आते हैं, लेकिन उसका क्या फर्क पड़ता है? वो राजी है ट्रेड, वो आपकी शक्ल देख के राजी नहीं है, बात करना दूर की बात है, वो शक्ल देख के नहीं राजी, थोड़ी उसकी वजह है। और चीमा साहब, मैं दर हकीकत उनको भी मैं कहूं उनके, बल्कि मैंने कल डॉक्टर जयशंकर साहब का, मेरे पास कोई टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने 2-4 उनके 2-2 घंटे के इंटरव्यू सारे सुने। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ हिम, और उस पे एक बड़े कड़े क्वेश्चन उन्होंने किए। उन्होंने किसी क्वेश्चन करने वाले ने कहा कि आप 40 लोग पाकिस्तान ने मारे, लेकिन 20 लोग चाइना ने भी मारे, आपने इनके साथ रिलेशनशिप और है, चाइना के साथ ट्रेड जारी है आपका। फिर उसके बाद मालदीव के साथ, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, उनके साथ इनके रिलेशनशिप और तरह के हैं, पाकिस्तान को और नजर से देखते हैं। लेकिन चीमा साहब, उसमें एक और वजह भी ये है, दोनों तरफ नफरतें बहुत ज्यादा, 2 नेशन थ्योरी सर चढ़ के बोलती रही है। मैं हमेशा ये कहता हूं, उसमें उनका कसूर भी नहीं है, उनका 600 साल का हॉलोकॉस्ट है। उनकी भी नफरतें, मेरा मकसद है ऐसे नहीं कि एक दिन में उनके कितने मंदिर गिराए गए, जो कुछ उनके साथ किया। मैं कल, बल्कि मैंने अगले दिन, यहाँ पे होली थी, जब होली के ऊपर मैंने पढ़ा है 1665 में औरंगजेब साहब ने एक फरमान के जरिए होली बैन कर दी थी। वो भी क्यों? पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री जिसमें हम बैठे, महाभारत, सारे हिंदू हैं, आपने होली बंद कर दी थी। उनके जख्म नहीं है चीमा साहब, उनके भी जख्म है। हाँ, लेकिन ये है, मैं उनको भी यही एडवाइस करूंगा, इनको भी यही एडवाइस करूंगा, पीपल मूव फॉरवर्ड। लोग पीछे का सोच के आप आगे नहीं जा सकते, पीछे का सोच के आप आगे नहीं जा सकते। अगर आगे जाना है तो फिर आगे का सोचना होगा। मुझसे मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है औरंगजेब के साथ, मेरे साथ नफरत करनी हो औरंगजेब बेस पे, तो दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट फेयर। अब आगे चलें इससे। और मैं दूसरा ये कहता था, मैं बल्कि वाहिद एक आदमी हूं जो अयोध्या मंदिर के ऊपर मैंने मुबारकबादें भी दी थी, मैंने दोस्तों को सबको जाके। उसकी वजह ये है कि अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, हिस्ट्री ने प्रूव कर दिया है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, तो उनकी एक जगह थी, वो उन्होंने मंदिर बनाया, let them be happy with it, let them celebrate. This is how I think about it. और दूसरा, अगर इस खित्ते में हमने रहना है तो कोशिश करें मिलजुल के रहने की। कितना 76 साल में आपने क्या कर लिया? 3-4 जंगें लड़ी है, क्या उसमें से निकला? कुछ निकला उसमें से? कुछ भी नहीं निकला, नुकसान ही है। दूसरा, माओ के बच्चे मरे हैं। मैं तो इस हक में ही नहीं हूं चीमा साहब कि ज्यादती की जाए किसी के साथ, जानवर के साथ भी। इंसान तो बहुत एक प्रेशियस चीज है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, वो तो एक पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन नफरतों में से निकलता कुछ नहीं है। मैं अक्सर, मैंने आपको बताया है कि मैं देखता हूं कि नफरतें ये नहीं है कि एक जगह से दूसरी 2 जगह पे। इनको भी मैं हमेशा कहता हूं कि 2 नेशन थ्योरी जो थी, माजी में आपकी जरूरत होगी उस वक्त, लेकिन अब जरूरत हो सकता है चेंज हो जाए आपकी। जरूरत आपकी चेंज हो चुकी है, यू आर इन इकोनॉमिक क्राइसिस। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था चीमा साहब, ये बात है 1984 की, 85 की, पाकिस्तानी 1 रुपए की इंडिया के 2 रुपए मिलते थे। मैं आज एक जगह आर्टिकल पढ़ रहा था कि किसी वक्त पाकिस्तानी साइड पे टाटा बिरला से ज्यादा अमीर यहाँ रहते थे पाकिस्तान। ये तो फिर बदकिस्मती है ना हमारी, ये तो हमारी बदकिस्मती है, हम आज उस कुएं में जा गिरे हैं। लेकिन ऐसे हालात नहीं है कि इधर भी बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन चले, लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। हाँ, हमारे साथ एक ऑर्गेनाइज तरीके से धोखा किया गया है। पाकिस्तान, हमें अपने घर से आग लगाई गई है। हमें जो टीके इस्लाम के लगा के जो अफगानिस्तान के अंदर ये जो पैसा बनाते रहे हैं, हम वहां से जख्मी हैं। और अब मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज इस साइड को भी चाहिए टू मूव फॉरवर्ड विद इट। मैं जिस तरह चीमा साहब 2-4 चीजें मेंशन करना चाहूंगा, बल्कि खास कर मैं आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। बिल गेट्स साहब ने मोदी साहब के साथ एक प्रोग्राम किया है, इंटरव्यू किया है, वो बड़ा सुनने वाला है। मैं आई वाज सरप्राइज, उसमें मोदी साहब ने बड़ी बातें की हैं। उन्होंने खास कर जो कहा कि डिजिटल, और बिल गेट इज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय द डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया कई मसाइल का हल है।
टैक्सेशन का भी हल है, करप्शन का भी हल है। तो उसमें जो मोदी साहब ने बात एक खास कर की, उन्होंने कहा अगला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डिजिटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला है और उसमें भारत पूरी दुनिया से आगे होगा। और ये लग रहा है, नजर आ रहा है कि भारत वाकई ही डिजिटल वर्ल्ड में दे विल बी द नंबर वन। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट और इस वक्त गूगल वाले जो भारतीय सीईओ हैं, दे आर डिटरमिन्ड टू मेक 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंडिया। और आप दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, मोदी साहब ने चैट जीपीटी की बात की है। मैं गारंटी कर देता हूं 99% आपके 99% आपके जो सियासतदान है उनके तो ट्विटर अकाउंट भी कोई और मैनेज करता है, वो तो ट्वीट करने की सलाहियत नहीं रखते। सच्ची बात कह रहे हैं वो, उन्होंने मुंडिया ने दिते ने आ पाछड़ी यार ट्वीट है, आ पाछड़ी साडा बयान है। तो चीमा साहब फिर आप मोदी साहब चैट जीपीटी की बात कर रहे थे, बल्कि मैंने अगले दिन मजाक किया है, शहबाज शरीफ साहब को लेटर आ गया बाबे बाइडेन का। मुझे किसी ने पूछा मुबारक को ताड़ साहब, और मैं कहा चैट जीपीटी ने लेटर लिखा है जो। चीमा साहब दूसरा, उस लेटर से एक बात याद आई, आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात इंडिया में हुई है, खासकर अमेरिकन एम्बेसडर एरिक ग्रेसिटी, उसने 5 घंटे पहले स्टेटमेंट दी है पन्नू साहब के ऊपर ही। उसने कहा कि इट्स अ रेड लाइन, और उसमें भूल जाते हैं वॉशिंगटन डीसी। एरिक साहब लॉस एंजलिस के मेयर थे वहां जाने से पहले। वॉशिंगटन डीसी का मेरा ख्याल है उनका तजर्बा इतना ज्यादा नहीं है। उनको चाहिए था वॉशिंगटन डीसी से पूछ लें कि वॉशिंगटन डीसी को चला कौन रहा है, वो भारतीय बच्चे चला रहे हैं। एरिक साहब, आप मेरा ख्याल यू आर आउट ऑफ टच विद द अमेरिकन सिचुएशन इन वॉशिंगटन डीसी। मेरा ख्याल है आपको अंदाजा नहीं है। उन्होंने वो क्या नाम है, मैडम प्रकाश क्या नाम है, उनको ANI को उन्होंने पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया। दैट्स अ विश मी गुड लक एंड विच, वो मैंने भी एक पॉडकास्ट शुरू किया है, द कमर चीमा पॉडकास्ट। आज वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब रहे हैं एजाज साहब, उनका हमने इंटरव्यू किया है। वो एक इन पर्सन हम एक लॉन्ग कन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं। मैं दोस्तों को भी कहूँगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दी कमर चीमा पॉडकास्ट, आपको भी ताड़ साहब दूंगा। आपको मैंने उसको ज्वाइन कर लिया है, लेकिन चीमा साहब मैं आपको बताने, आपको खुद नहीं पता कि हाउ मच यू आर लव्ड इन इंडिया, स्पेशली आई वेंट देयर। चीमा साहब इंडिया जो चीमा हो रही है सरकार, they are very kind, बड़ा प्यार करते हैं, इसमें कोई नहीं, बड़ा असर बड़ा। मुझे जब भारत में गया तो मुझे 99% पीपल मुझे उन्होंने आपके रेफरेंस से रिकॉग्नाइज किया। और मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे पाकिस्तान में, दुनिया में मैं कहीं भी जाता हूं ना, तो हर बंदे ने मेरा और आपका शो ताड़ साहब जरूर देखा होता है। मतलब वो जिसे कहते हैं ना, वो लाजमल मजलूम बात हो गई होती है वो, हाँ जी ताड़, मतलब वो मुझे लोग पूछ रहे होते हैं इस दिन तो रोज ही गल होती है, ताड़ साहब का क्या हाल है। तो वो ताड़ साहब वो बात तो सही है। ताड़ साहब बात को कंक्लूड करना, एक बड़े दुख की वाकया हुआ है। आपको ये पता है, टोबा टेक सिंह के अंदर बाप और बेटे ने बहन का रेप भी किया और उसको मर्डर भी किया, और गला दबाकर उन्होंने वीडियो भी बनाई है। ताड़ साहब मैं तो इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक सोसाइटियल डिजेनरेशन है ताड़ साहब। मतलब मुआशरा इतना गिर गया है कि बेटा जो है वो बाप के सामने उसकी बेटी को कत्ल कर रहा है, गला दबा के वीडियो बन रही है, और जब उसने मार के उसको दबा के उसका गला बंद कर दिया है तो बाप ने उसको स्प्राइट की बोतल दिया, ला पीला, और फिर उन्होंने दफना दिया। ताड़ साहब ये इतना होलनाक वाकया, इतनी तकलीफ हुई है ताड़ साहब। ये मुआशरा कैसा है, भाई को बहन का नहीं पता, बाप जो है वो अपनी बेटी को मार रहा है, पहले उसके साथ ज्यादती जुल्म करते हैं। ये तो ताड़ साहब, इस पे तो इनको जो है वो जितनी भी, मैं कहता हूँ कई दफा भी सजाए मौतें दी जाएं तो ये काम है, कुछ सोच कैसे सकता है, आम इंसान का नहीं सोचा जा सकता। और अपनी बेटी और बहन को, आप इंसान की बात कर रहे हैं चीमा साहब, जानवर का बिहेवियर इस तरह नहीं होता। आप किसी बिल्ली के बच्चे को हाथ लगा के देखें उसकी माँ के सामने, छोटी सी मुर्गी होती है उसके चूजे को हाथ लगा के देखें उसके सामने, किस तरह रिएक्ट करती है। जिबिलत, इस बिहेवियर, इस इंस्टिंक्ट। लेकिन चीमा साहब इंसान अगर देखा जाए तो अगर वो अपने पैशन फीलिंग्स को कंट्रोल ना करे तो वो जानवर ही है। उसको तालीम और एहसास के बगैर जो उसमें वो इंसानियत वाले हालात कम है। यही तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, 2 चीजें चीमा साहब, जेलसी, नफरत, हसद, गुस्सा, ये इंसानी इंस्टिंक्ट के हिस्से। जो तालीम है, पैशन है, उसको कंट्रोल करने की सलाहियत आपको बताता है हाउ टू कंट्रोल योर लव और हेट और नफरत और गुस्सा।
क्योंकि आप पढ़ते हैं मुसलसल चीजों को। मैं हमेशा कहता हूं, जो पढ़ा लिखा बंदा होता है वो पढ़ के सीख जाता है, वो कुएं में छलांग नहीं लगाता, पत्थर फेंक के देख लेता है ये कितना गहरा है। दूसरे लोग जो होते हैं फिर वो कुएं में छलांग लगा के देखते हैं कितना गहरा है। चीमा साहब, ये दर हकीकत दो चीजें। चीमा साहब, मेरा ख्याल माजी में भी इस तरह के वाकयात होते होंगे, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया की वजह से फौरन चीज हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि इंसान तो इंसान ही था। जब सुरंगों में रहता था, गारों में रहता था, उस वक्त भी इस तरह के हालात करता होगा, लेकिन पता नहीं चलता होगा। लेकिन ज्यादती, सख्त ज्यादती, ये इनह्यूमन बिहेवियर है, इनह्यूमन। कल मैं एक जगह बैठा था चीमा साहब, बल्कि खासकर किसी मजहबी डिस्कशन किसी को मैं बता रहा था कि कभी भी कोशिश करें कि अपने मजहब, जो भी मजहब आपको, चाहे आप हिंदू हैं, जैन हैं, आप बल्कि आप सेंटर आपका सेम है, मुख्तलिफ डायरेक्शन से आप सेंटर में जा रहे हैं। कोई मजहब भी आपको ये नहीं प्रीच कर सकता कि किसी इंसान को मारकर, अपने मां बाप को दुखी करके आप खुदा, भगवान, वाहे गुरु को प्लीज कर रहे होंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा। मैं हमेशा इतने बावसूख जराए से ये कहता हूं रिसर्च की बेस पे कि इफ योर रिलीजन इज प्रीचिंग यू हेट्रेड, यू नीड अ न्यू रिलीजन। मजहब, कोई भी मजहब नफरत नहीं सिखा सकता। हाँ, इसमें हमने चेंजेस कर ली है। हम कहते हैं, देख, मुझे अक्सर कई लोगों ने कहा है कुरान के फलां सफ़े पे लिखा है कि काफरों को मार के आप जन्नत में चले जाओगे, आप फलां जगह ये करोगे तो ये हो जाएगा। ये लोगों ने चेंजेस की हैं, उसको इंटरप्रेट कर दिया। मजहब, अच्छा, मैं इस्लाम का तो नाम ही पीस है, जब एक मजहब का नाम पीस है, वो हेट्रेड किस तरह सिखाएगा? हाँ, अगर आपने अपने फायदे के लिए उसको चेंज करके चीजें कर ली हैं तो वो आपका अपना जाती इशू है। वरना मैंने सिक्खी को बड़ी डिटेल से पढ़ा है। सिक्खी को सेवा उनका एक मेन पिलर है, सेवा ऑफ ह्यूमन, लोगों को सेवा देना, प्रोटेक्ट करना, ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा होना। वो किस तरह आप किसी को नफरत सिखा सकते हैं कि तुमने फलां से नफरत करनी? पॉसिबल ही नहीं। जैनिज्म के बारे में पढ़े मैंने, जैनिज्म, बुद्ध मत के बारे में पढ़ा, जिसकी फाउंडेशन ही मेरा मकसद ना, लॉर्ड बुद्धा देखे, वो हर चीज होने के बावजूद छोड़ के जंगलों में चला गया। अशोक का सिविलाइजेशन देखें, अशोक जो जिसने जंग आखिरी लड़ी थी, अपना 1 लाख फौजी लोगों को मरा देखकर वो फौरन ran towards बुद्धिज्म। तो चीमा साहब, ये मजहब, इसको खराब मतलब नहीं लेना चाहिए। हर मजहब अच्छा है दुनिया का, अगर उसके आप फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें। यही हमारे इशू है, ह्यूमन क्रिएटेड इशू है। हम फिलॉसफी नहीं है, रिचुअल पे फंस जाते हैं, रिचुअल। यही एक ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमैनिटी है मेरा ख्याल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिचुअल्स पे फंस गए और फिलॉसफी को नहीं देख रहे। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आप लोगों को बहुत शुक्रिया। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बातें मैं कंडेम करना चाहूँगा जो KFC पे हमला हुआ है। सबसे पहले तो अब ताड़े की बात बढ़ाता हूँ। ताड़े की बातें बड़ी मज़ेदार थी आज, क्योंकि ये बातें करते ही बड़ी मज़ेदार हैं। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ इमरान का मिलता है, और दुनिया में कोई, जहान की पाकिस्तान में कोई बुरा है ही नहीं। इसकी नज़र में जो काम इमरान खान ने किए वो सबसे गलत हैं, बाकी सब के ठीक है। इसने बात दुले हैं, इसने बात की 9 मई और फैज़ाबाद में धरना इमरान खान ने दिया था, और 9 मई में भी PTI के लोग कहा जाता है नहीं थे भाई, एक मिनट हौसला, मेरी बात मुकम्मल है। कहा जाता है कि 9 मई के वाक़यात में PTI शामिल थी। मेरे अंकल तारड़ साहब, आपने कहा कि उनको सजाएं दिलाएं या फांसी दो, ठीक है, मैं मानता हूँ ये गद्दार है भाई, इन्होंने फौजियों की छावनियों पर हमला कर दिया, मान लेता हूँ ये गुनाहगार है, मान लेता हूँ धरने दे दिया, लीगल तरीके से आइन के मुताबिक धरना दे दिया, वो आपके मुताबिक गैर कानूनी था। तुम यही पढ़े लिखे हो तारड़ साहब, यही तुम्हारी औकात है, यही तुम्हारी पढ़ाई है कि एक धरने आईनी हक है जिसका, वो उसको कहते हैं सजाएं होनी चाहिए, या एक बिल्डिंग पर हमला, ठीक है उन्होंने गलती की, उनको क्या सजाएं मौत हो देनी चाहिए? आप शुरू करते हैं पीछे से, तारड़ साहब, मेरे अंकल, प्यारे अंकल साहब, शुरू से शुरू करते हैं, बयात का भाषण देना शुरू हो जाता है। शुरू हो जाओ अयूब खान से, जो तुम्हारे आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके आगे तुम ची पी भी नहीं करते, जिसके तुम तलवे चाटते हो। आर्मी अयूब खान से शुरू हो जाए फांसी दिलवाना, जिसने सबसे पहले हमारे आइन का कबाड़ा किया था। फिर शुरू हो जाओ याह्या खान से, फिर शुरू हो आ जाओ मुशर्रफ पर, फिर आ जाओ आसिम मुनीर पर, फिर आ जाओ बाजवा पर। ये तो जिंदा, इनको तो फांसियां दिलवाओ।
इसको कौन फांसी दिलवाएगा? ये गद्दार नहीं है मुल्क के। मुल्क का गद्दार कैसे होता है? मुल्क के अंदर धरना देने वाला मुल्क का गद्दार है। फैजाबाद की बात की, और तुम्हें कोई खान से नफरत है तो डायरेक्ट उसके जाकर बोले, वो काफी कोई फक्की शक्की देता है, तुम्हें भी कोई दे देगा फक्की। बकवास करना बैठ जाते हैं। सॉरी आप मुझसे बड़े, लेकिन आपका पॉइंट ही खान है। 9 मई खान, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। खान ने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? मुझे लगता है तुम्हारी कोई ना कोई प्लाट वगैरह या कोई इस तरह की बात दुखती राग पर हाथ रखा होगा, तुम्हारा कोई प्लाट छीना होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे जो बिजनेसमैन लोग हैं, 2 नंबर लोग, वो अपने इन वजह से उनको दुख लगता और वो करना नहीं देता था। बिल्कुल जाति को नुकसान तुम्हारा हुआ है। अदरवाइज फैजाबाद का धरना इलीगल नहीं था, लीगल था। आइन इजाजत देता है। आइन जिन्होंने तोड़ा उसके बारे में इलेक्शन देख लो, ये सारा इलीगल हुआ है। सारा इलीगल हुआ। इसलिए इसने तारक साहब ने कोई बात ही नहीं की। फजूल सा बंदा है, ऐसे फजूल बातें करता रहता है। सॉरी याद है असलम भाई, अभी 6 जजेस ने बोला है ISI मुदाखलत करती है हमारे कामों में, उनको लगाओ आर्टिकल 6, उनको फांसी दिलवाओ। बैठे हो भाषण इतना तबले जैसा 6 जजों पे बात करे या जो उन्होंने जिनके खिलाफ बोला उनके बारे में बोले। उसके बाद जो नवाज शरीफ है उनके खिलाफ बोले कि वो जो मेरे ख्याल में छुट्टी लेके साल के 2-4 महीनों के लिए गया था, 4 साल बाद वापस आया, जिसने जमानत दी थी, वो आज इक़्तिदार में बैठा हुआ। ये कभी यकीन कर लीजिए, हम हैं तो वैसे छोटे यूट्यूबर, इनसे मैं क्वेश्चन जरूर करता अगर मेरे साथ ये लाइव आए। ये आगे से चीमा साहब भी वैसे बैठे मुंह सुबका कर, इतना बड़ा मुंह लेकर, और ये इतने बड़े बड़े मुंह के साथ बातें कर देता है। ठीक है पढ़ा लिखा है, मैं कहता हूँ बड़ा इसका नाला है। कहाँ पढ़ा लिखा है? जिसने एक बंदे पे तनकीद किए जा रही है वो कहाँ पे पढ़ा लिखा है? इतना शऊर वाला है तो जो गलत है उनको भी गलत बोले ना। इमरान खान ने अगर गलत किया है ठीक है, उसने किया होगा, लेकिन जो दूसरे वो क्या दूध के धुले हुए हैं। अच्छा खैर बहुत हो गया, मुझे लगता है इसके यार ये सामने होता ना तो पता चलता है इसका। KFC पर जो हमला हुआ उस चीज़ को हम रिग्रेट करते हैं, गलत कहते हैं, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अपनी स्टेट का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। एक चीज़ मुझे चीमा साहब की बड़ी अच्छी लगी, ताड़ साहब की ये बात मुझे अच्छी लगी, बड़ी अच्छी बात लगी। जो अच्छी लगने वाली है मैं बरमला कर, जो जिस पर मुझे उनकी नफरत है ना बातों से, खान 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 करता रहता है। ये फौज के बारे में नहीं बोलता, जो अब ISI ने किया है सबको पता है। अब तो ये बेचारा नंगे हो रहे हैं, अब ये एजेंसी हमारी नंगी हो गई है। अभी ऐसा नहीं बिगाड़ सकते, अगर टोटल भी नंगी हो जाए भाई, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ अच्छा सकते। ये बात ताड़ साहब जैसे कुछ बिगाड़ सकते हैं। ताड़ साहब ने ये बात अच्छी किया, उन्होंने कहा जो ब्रिटिश का हवाला दिया था, उन्होंने कहा ब्रिटिश ने जब जंग प्लासी की बात की, जंग प्लासी में जब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई ना, तो वो जंग लड़े थे गोरे, और उन गोरों ने बंगालियों से वसूला था वो जितना खर्चा आया था, टैक्स लगा कर या जैसे कैसे भी कर। उन्होंने कहा इसी तरीके से होगा। अब ये जो नुकसान हुआ ना, इसकी भरपाई कौन करेगा? हम करेंगे, हम पर टैक्स लगेगा। बिल्कुल लग गया 10 रुपए मांग हो गया है, अभी होने वाला नहीं, हो गया आज ही फ्यूल जो है 1 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल भाई महंगा 10 रुपए हो गया, लग गया हमारे पर टैक्स। ये बात बिल्कुल ताड़ साहब और चीमा साहब ने सही बोली है। उन्होंने जो बात उनकी सच है, मैं उनसे दिल खुद इत्तेफाक करता हूँ। हम पर ही सारा बोझ पड़ता है। 290 रुपए हो गया है, तो मैं हैरान हो गया। कल 280 था और रात गुजरे 290 रुपए लग गया 10 रुपए। 200 इंडिया में कितने का है पता नहीं भाई, इंडिया में वो खुशी में है देखें कि मुझे लगता है नहीं, मैं 80-90 रुपए आए दूसरे तीसरे महीने डोज दे देते हैं ना, ये इकट्ठी एक मरतबा डोज दे दें 500-600 रुपए की, लीटर 500-600 का कर दें, को 2-4 महीने निकल जाएंगे सुकून के इनके साथ। तुम्हारे हालात असल में हमारे पाकिस्तान के बहुत बुरे आने वाले हैं, बहुत बुरे आने वाले, जितना को कह सकता है। इसकी वजह कौन है? हम खुद हैं। अच्छा हम नहीं है। फिर TTP के बच्चे और TLP के बच्चों ने जब KFC पर हमला किया, हमारा वाकई जो माइंड सेट है ना बड़ा गलत हो चुका। अच्छा मैंने एक बात वाकई नमाज पढ़ के गए, चीमा साहब गए, निकले तरावी पढ़ के निकले, आओ उन्होंने कहा कि नेकी का एक और काम कर ले, मस्जिदों में ऐलान हुए हैं। गलत है यार, माइंड रेडिकल माइंड सेट है। जड़ावाला में भी जब चर्च
जलाए गए थे उस वक्त भी मस्जिदों में ऐलान किया गया था कि गैरत तुम्हारी जागे। ये फौज के खिलाफ क्यों ऐलान करते? बिल्कुल पोले का डर है, उनको सारा पता है। अब कोई ऐलान क्यों करता? यार हमारी खुफिया एजेंसियों ने हमारे जजेस को जरगमाल बनाकर फैसले करवाए हैं, आओ निकलो उनके खिलाफ। कोई नहीं निकलेगा, ये भी डंडे के मुरीद हैं। अगर सिर्फ पंजाब की 12-13 करोड़ आवाम निकल आए ना तो मैं कहता हूँ आर्मी बस हो जाएगी, बस 12-13 सिर्फ एक पंजाब की, बाकी जो प्रोविंस है उनको छोड़ दें, कोई निकलेगा नहीं, हो गई। चीमा साहब की एक और बड़ी अच्छी बात है, मैं इस चीज़ से भी 100% इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 4 किस्म का स्कूल सिस्टम है, एक पब्लिक, एक प्राइवेट, एक मिलिट्री और चौथा मदरसा। 4 किस्म। अब 4 किस्म के स्कूलों में पढ़कर तमाम बच्चों के जो है ना, अब मदरसे में पढ़ने वाले लोग बच्चों के ज़्यादातर माइंड किस तरह के हैं, रेडिकलाइज, मिलिट्री के पढ़ने वाले, मिलिट्री के बच्चे ही अक्सर अपने इदारों उनके स्टेट, पाकिस्तान स्टेट के अंदर अपनी स्टेट है, असल स्टेट वही है। उनके बच्चे आगे जाते हैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ते हैं, वही आगे ब्रिगेडियर मेजर जनरल बनते हैं। देख लेना, ये पूरी लड़ी है। उसके बाद उन्होंने बात की दूसरी खोती स्कूल, यानी कि पब्लिक स्कूल, हम जैसे जहाँ पढ़े बिल्कुल ऐसे खुद पढ़े टाट कांस्टेबल लगते हैं, जो कांस्टेबल लगते हैं उनके मुजारे होते हैं। असल मुजारे हम होते हैं वो जो मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वालों के, हम टाट में पढ़े लोग उनके मुजारे हैं। मैंने खुद अभी तो एडवांसमेंट आ गई, जब मैं 2वीं या 3वीं क्लास में था तब हम खुद टाट पर बैठ के पढ़ते रहे। और वाकई हमारा क्या लेवल होगा जो एक मिलिट्री कोड स्कूल में पढ़ने वाले और हमारे टाट से, इस वजह से इतनी तकसीम है, इस वजह से हमारे बच्चों को माइंड नहीं मिल रहा है। यही चीज़ इस पर फिर नहीं बोला तारड़ साहब कि यही चीज़ ख़त्म करने के लिए हमारे खान साहब ने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में एक निसाब होगा। खोती स्कूल में पढ़ने वाला भी वही पढ़ेगा, आर्मी या मिलिट्री स्कूल में पढ़ने वाला भी वही पढ़ेगा, पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला भी वही पढ़ेगा, मदरसा में पढ़ने वाला भी वही किताबें पढ़ेगा। और उस जिसके बारे में आप जैसे तारड़ साहब जैसे लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, लॉन्डल पढ़े बोलने, आप लॉन्डल पढ़े बोलना होता है। उन्होंने तो भाई जो हमारा था ना निसाब वो भी चेंज किया, और उसमें जो कुछ जो सिलेबस पता नहीं, ये समझे नहीं खान को कि ये समझते पता नहीं ये क्या चीज है। अच्छी तरह समझे, वैसे आदत एक बंदे को होती है, हकीकत ना 3 करोड़ इस्लाम भाई, 3 करोड़ हमारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, तो हकीकत है। क्या बनेगा पाकिस्तान का, आगे कैसे जाना, यही तो वजह है पाकिस्तान पीछे। 23-24 करोड़ 25 करोड़ आबादी है, उसमें बच्चों की तादाद ज़ाहिर बात निस्बत जो कम बड़े, उसमें जवान भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, औरतें भी होंगी। उनमें से सिर्फ बच्चे जो 3 करोड़ आउट ऑफ स्कूल है, सोचो पाकिस्तान का क्या होगा। बहुत बातें बड़ी बड़ी यार काफ़ी हैं। अब बात आ गई पन्नू पर। वो एम्बेसडर क्या नाम उनका ले रहे थे तारड़ साहब, उनकी ट्वीट है या स्टेटमेंट है कि पन्नू हमारी रेड लाइन है, पन्नू हमारी रेड लाइन है। ये कैसी स्टेटमेंट दे रही है, बहुत सख्त स्टेटमेंट है। इससे इंडिया और यूएसए के तल्लुकात मुझे लगता है बिगड़ सकते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा मतलूब इंडिया में पन्नू है, और वो पन्नू को एम्बेसडर बोल रहा है कि हमारी रेड लाइन है। लेकिन वाशिंगटन डीसी, तारड़ साहब बोला वाशिंगटन डीसी को चलाने वाले इंडियन लड़के ही हैं। ऋषि सुनक यूके का, उसके अलावा वो रामास्वामी क्या नाम उनका, वो वाइस प्रेसिडेंट है ना, या सिलेक्ट होने वाले या है यूएसए के होने वाला। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है उसने पन्नू पर। खैर ये उनका अपना इंटरनल मामला है, पन्नू का क्या बनता है ये अब इंडियन ही जाने, उसका क्या करना है। अभी तक बाकी पाकिस्तान के अंदर जितने भी थे इंडिया के अगेंस्ट या लगता था, वो आस्ता आस्ता चुके गए थे। अब पन्नू कब चुका जाता है ये अब देखने वाला सीन है। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, अब तक विजय जय सत, अल्लाह हाफ़िज़।